ये नहीं है, दूसरा। हाँ, निकाली कॉम्प्लेक्सिटी? तो पहले तो इक्वेशन का था निकालने के लिए, है ना? वो बता दो, निकाल लिया तो। उसमें केस हैं? केस हैं, ओके। तो बताओ जी, फिर बेस्ट केस बता दो। बेस्ट केस इज व्हाट? 4, ओके। मतलब 4 आपके यूनिट ऑफ टाइम हो गया, है ना? ओके। वर्स्ट केस 3n + 3, और यहां पे n क्या है? साइज ऑफ द एरे। ठीक है जी। सारों का निकला, हाँ या ना? सारों ने निकाला है? समझ नहीं आया कैसे निकला? लीनियर सर्च का एल्गोरिथम क्लियर है? क्या एल्गोरिथम है? पूरा फंक्शन नहीं हम बात करते, हम सिर्फ एक एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। तो एक एल्गोरिथम की बात करें तो क्या है जी एल्गोरिथम उसका? क्या आप एक फॉर लूप लगाएंगे? फॉर करेंगे जी, i is equals to 0, i is less than the size whatever we are having, और यहां पे हमने कर लिया i प्लस प्लस। आई थिंक इट्स क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी जी हमारा? इफ लगाएंगे। इफ अगर आपका जो s है वो एरे के i के इक्वल निकलेगा तो क्या करेंगे जी? रिटर्न किया था हमने, है ना? चलो रिटर्न लिख देते हैं कि ये आपका रिटर्न हो गया। चेंज हो रहा है। चलो जी, सो यहां हमने कर दिया, दैट इज रिटर्न। कोई एल्स यहां पे? एल्स था? नहीं था। इसके बाद में क्या लिखा था? अब रिटर्न यहां पे आई लिखा था हमने, और यहां पे रिटर्न। आई थिंक इट्स क्लियर। अब इसका अगर हम देखें ध्यान से कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, चलिए अगर देखें ध्यान से कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है या हमारे ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, ये बात करनी है हमने। सो I0 कितने हो गए जी ऑपरेशन? दैट्स 1। ये कितनी बार चलेगा? अब ये डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू कब मिल जाएगी, है ना? द बेस्ट इज कि मुझे पहले इंडेक्स पे वैल्यू मिल जाए, तो हम कह देते हैं ये एक बार चलेगा। इसके बाद ये कंडीशन होगी, वो एक ही बार ही चेक होगी, और अब एग्जैक्टली रिटर्न आई होगा वो एक ही बार होगा। समझ आ गया, हाँ या ना? मतलब सारे ऑपरेशन एक ही बार चलेंगे, इसके बाद कोई ऑपरेशन चलेगा? तो हमारा बेस्ट केस अगर देखें, और अभी हम बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कितने ऑपरेशंस लगे, कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा, कितना लगा? 4। आई थिंक इट्स क्लियर। अब व्हाट इज अ वर्स्ट केस कि हमारे पास एलिमेंट मिले ही ना मिले तो ये कितनी बार चलेगा? साइज टाइम्स, बेसिकली जितना साइज होगा उस साइज को ही आपने शायद n लिया था, है ना? तो हम भी n ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये आपका n टाइम चलेगा, +1 चलेगा। क्यों चलेगा +1? फॉल्स के लिए। ये कितनी बार चेक होगा? ये कितनी बार चलेगा? एक बारी भी नहीं चलेगा भाई, हो गया रिटर्न तो बाहर आया था, एक बारी भी नहीं चलेगा, क्योंकि f तो ट्रू नहीं होगी कभी। ट्रू होगी? नहीं होगी। अब यहां से जब वापस ऊपर जाएगा जी i प्लस प्लस पे कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। और जो ये सारा फॉल्स हो जाएगा तो ये एक बार चलेगा। नाउ हम टोटल कर सकते हैं, कितना हुआ जी? n 3, और 1 2 3, तो ठीक निकाला था आपने, 3n + 3। दैट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर योर वर्स्ट केस। अब एक बार पूछ लो अगर कोई क्वेश्चन है तो। हाँ जी। ARR + I होता है? नहीं, हमारे तो एक सिंगल ऑपरेशन है ना, उसमें तो वैल्यू ही लेकर आनी है, हम तो वही लेकर चलेंगे कि 1 यूनिट ऑफ टाइम है। और कुछ क्वेश्चन किसी का निकालना आ गया? पक्का? चलो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं जी। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, है ना? लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च कर चुके हैं, पर हमारा टॉपिक क्या है भाई? कॉम्प्लेक्सिटी ही निकालेंगे। ठीक है जी।
चलिए तो एक और लूप लेते हैं यहाँ पे। फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू टेक इट 100 और i इज इक्वल्स टू i इंटू 2। printf चलिए बताइए व्हाट इज द आंसर। बताओ बेटा। वन 152 ऑपरेशंस। ओके, वो यूनिट ऑफ टाइम हो गया। वन 116 ज़्यादा ही डिफरेंस है। कोई बात नहीं, करते हैं। आप भी चेक कर लो अपने आंसर्स 152 या 116 है ना। 116 ही बोला बेटा। करें एक बार सामने। बताओ जी, पहला ऑपरेशन कितनी बार चलेगा? ये कितनी बार चलेगा? 101 कौन किसने कहा? 101 किसने कहा? हाउ इट इज 101? आप सिर्फ ये कंडीशन देखकर नहीं बता सकते कि आपकी कितनी बारी चलेगा। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये लीनियर टाइम्स ग्रो नहीं कर रहा, एक एक स्टेप ग्रो नहीं कर रहा। पहली बार आई की वैल्यू कितनी है बेटा? है ना, इसको छोड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 के बाद क्या हो जाएगी? 2 के बाद क्या हो जाएगी? 4 के बाद फिर, मतलब देखें तो 2 रेज़ टू पावर के फॉर्म में चल रहा है। मतलब 2 रेज़ टू पावर के फॉर्म में जब तक 100 पे पहुंचेगा तभी रुकेगा। और कितनी बार चलेगा आप बताओ मुझे? 8 बार चलेगा। मतलब आपके पास 8 बार ट्रू होगा या 8 + 1 होगा? 7 होगा। 2 रेज़ टू पावर 7 इज व्हाट? 2 रेज़ टू पावर 7 इज व्हाट? तो 128 पे ये फॉल्स नहीं हो जाना चाहिए। चेक करें। 1 2 4 8 16 देन 32 देन और यहां पे जब आई की वैल्यू यहां पे हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। 1 के लिए ट्रू है, 2 3 4 5 6 7 के लिए यहां पे ट्रू। ठीक हो गया यहां तक ये? तो मतलब 0 से लेकर ये कहां जा रहा है? 6 तक। 0 से लेकर 6 जा रहा है। 0 का मतलब 2 रेज़ टू पावर 0 से लेकर 2 रेज़ टू पावर 6 तक जा रहा है। यस और नो? ये 0 का मतलब था मेरा। डन है यहां तक? तो 7 बार तो ट्रू हुआ, एक बार क्या हो गया? फॉल्स। मतलब मैं ऐसे कहूं जी 7 + 1 बेटर है, 7 + 1 ही लिखता हूं। अगर ये 7 + 1 है तो ये कितनी बार प्रिंट करेगा? 7 टाइम्स। ठीक हो गया यहां तक? ये कितनी बार करेगा? 7 टाइम्स जाएगा कि 8 टाइम्स जाएगा? 1 2 3, यहां से शुरू करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। तुम्हारा आंसर क्या निकल रहा था? कुछ ज्यादा ही दूर नहीं थे तुम। कितना हो गया ये? 23 यूनिट ऑफ टाइम लगे तुम्हारे। तुम तो 100 के ऊपर ले गए। तू पास था आंसर के नहीं। चलो जी, आई थिंक ये क्लियर हो गया, समझ आ गया यहां तक ये? ठीक है। तो आप जब इस कंडीशन को देख रहे हैं ना, तो सिर्फ इस कंडीशन को मत देखो, इसके साथ ये रिलेट करता, इसके साथ ये रिलेट करता, एंड देन माय आंसर इज व्हाट? दैट इज 23। क्लैरिटी हो गई? क्लैरिटी हो गई? चल कैसे रहा है? तो फिर एक थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। मुझे 100% नहीं आ रहा, तो लेट्स टेक n।
n तो कुछ भी हो सकता, 3n+2 चेक कर ले, फिर मैं अपना आंसर हमेशा उस हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। मतलब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी n 100 है कि क्या है। अगर तुम 3n+2 कह रहे हो, ध्यान से सुनना इनकी बात, अगर बच्चा ये 3n+2 कह रहा है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अभी हमने n को 100 लिया था तो कितना हो गया 3 × n+2, 302 तो है ही नहीं है, क्या है 23 है बेचारा। क्लैरिटी हो गई? तो अपना आंसर बड़े वाइजली चूज करो एंड जस्ट टेल मी देन कि व्हाट इज आंसर। n क्या है, कुड बी 100 एग्जाम्पल ले लो जो मैंने दिए, n को 100 मान के चलो और देखो कितनी बार चल रहा है, फिर n कहाँ फिट बैठता है, देन वी विल सी कहाँ फिट बैठेगा। अब निकालो कम्प्लेक्सिटी। हम्म 3 log n + 2, log n + 5, ओके। 3 log base 2 n + 2, ओके। हाँ जी, निकला नहीं? ओके, यहां ध्यान दो जी, आपके पास ये कितनी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा, n तो नहीं कह सकता ना, क्योंकि i की वैल्यू लीनियर में नहीं जा रही, तो इसको n तो नहीं कह सकता। अभी किया हमने, n को अगर आप 100 मान के चलते हो तो 7 + 1 है, मतलब +1 तो है ही ना, दैट इज फॉर फॉल्स। n पे कंसंट्रेट कर ले थोड़ा सा कि 100 कैसे निकलेगा हमारे पास, 100 का 7 कैसे निकलेगा, क्लैरिटी होगी, 100 का आपका 7 कैसे निकलेगा। अब इसका पैटर्न देखो, लूप का पैटर्न क्या, लूप का चलने का पैटर्न क्या, पहले 1, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, मतलब बेसिकली 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब डबल हो रहा है, जो वैल्यू थी उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल। तो कभी आपकी इक्वेशन ऐसे मूव करती है जहां पावर बेस आपका 2 ही है ना, बेस तो 2 ही है, सिर्फ पावर बदल रही है एक तरह से। तो अगर आपका ऐसे मूव करता है, या अगर मैं यहां पे लिखता दैट इज समथिंग 100 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया, फिर उसको भी मैं डिवाइडेड बाय 2 करता, कितना हो गया, फिर उसको भी मैं डिवाइडेड बाय 2 करता, मतलब हाफ 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 हो रहा है, या डबल 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 की फॉर्म में जाएगा, तो आपका एक सिंपल सा फंडा यहां पे यूज होता है, दैट इज कॉल्ड लॉग। मैथ्स में लॉग पढ़ते हैं ना, तो लॉग क्यों यूज करते हैं मैथ्स में, हाँ जी, कितनी पावर रेस करनी पड़ेगी, हाँ जी, बाकी लॉग क्यों यूज करते हैं मैथ में, क्यों यूज करते हैं लॉग, लॉग हमें बता क्या रहा है बेसिकली, देखो लॉग में वी हैव अ बेस, वी हैव द नंबर, एंड जो आप निकालते हैं बेसिकली वो पावर होती है। ये लॉग का बेसिक फंडा, एक बेस है आपके पास, एक नंबर है,
जिसके बेस पे अप्लाई करेंगे और क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2 raised to power 3 इज व्हाट। अब इसी को मैं लॉग में लिखूंगा तो लिख दूंगा जी लॉग, ये जो आपका 2 यहां डाला है आपने, 2 आपका बेस बन जाएगा, जो 8 आपका आंसर आया वो आपका नंबर बन जाएगा, जो आपका 3 है वो आपकी पावर हो जाएगी। कंपेयर कर लो जी। अब इसलिए आप लॉग लिख रहे हो कि आप बेसिकली क्या निकाल रहे हो, उसकी पावर निकाल रहे हो। लॉग 10 का आंसर क्या होता है, लॉग 10 का आंसर क्या होता है जी, 1 क्यों होता है, क्योंकि बेस हम 10 मान के चलते हैं, हाँ है ना, बेस क्या मान के चलते हो 10। अगर आप बेस 10 मान के चलोगे, बाय डिफॉल्ट आपने अगर बेस 10 मान के चला तो 10 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 बने, एक बार, तो आ गया जी आंसर इज 1 और ये 10 है मेरे पास। अब 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 2 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 8 आए, दैट इज अ पावर। ये निकालते हो आप लॉग, ये रीजन है आपके लॉग बनाने का। क्लैरिटी होगी यहां तक ये। अब हमारे एल्गोरिथम में भी जो जा रहा है पावर की तरफ जा रहा है, वो 2 का बेस है कि 3 का बेस है, 2 का बेस है ना। अगर 2 का बेस है तो हमारा जो लॉग बनेगा यहां पे, वो लॉग बनेगा दैट इज बेस 2, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर की फॉर्म में चल रहा है। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो वैल्यू क्या बनेगी, पहली 1, अगली देन, मतलब 3 का पावर चल गया। अब 3 का पावर चल गया तो अब ये log 2 नहीं होगा, क्या होगा, log 3 होगा। आई थिंक क्लियर। तो log हम कब यूज करेंगे, जब आप डबल डबल आगे जा रहे हैं या हाफ हाफ करके नीचे आएंगे, मतलब आप एक प्रॉपर रेशो में नीचे आ रहे हैं या प्रॉपर रेशो में एक्सपैंड करेंगे। और यहां पे मल्टीप्लाई का एग्जांपल ले रहा हूं, प्लस का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। तो प्लस नहीं कर रहे हैं हम, यहां पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, ठीक है। अब उस केस में दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी थी, हमारे पास वैल्यू बनी थी कि अगर ये 100 था तो आंसर आया था 7 टाइम्स ट्रू था ना शायद, और एक फॉल्स था, वो तो प्लस ले लिया मैंने फॉल्स के लिए, मैं ट्रू की बात ले रहा हूं। कितना हुआ था 7। ये भी कितनी बार चला था, ये भी कितनी बार हुआ था, ये देखो पैटर्न बिल्कुल सेम है ना सारों का। +1 तो फॉल्स के लिए लगाया मैंने, क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर मैं log 200 निकालूं, व्हाट इज द आंसर। मैंने log लिया है क्योंकि मैं यहां पर जा रहा हूं, 2 क्यों लिया है, बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। 100 मैंने अजम्पशन लिया कि इफ n इज 100, वो पिछले वाला क्वेश्चन अपना जहां 7 था आंसर, क्या आएगा जी, 6 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। एग्जैक्ट 7 भी नहीं है, एग्जैक्ट 6 भी नहीं है। तो आप फंक्शंस में, मैथमेटिकल फंक्शंस में ये पढ़ते हो, पढ़े कभी, इसे कहते हैं सील फंक्शन। सील का मतलब कि अगर आप इसे राउंड ऑफ नहीं कहता मैं, ये सील फंक्शन होता है। सील का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 3.1 वैल्यू हो गई और मैंने सील लगा दिया, द आंसर इज 4, आगे जाएगा। राउंड ऑफ में तो ये होता है ना, 0.5 देखते हैं, ये राउंड ऑफ नहीं है, ये सील फंक्शन है। तो वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब मैंने यहां पे भी सील लगा दिया तो कितना आ जाएगा आंसर, ठीक हो गया यहां तक ये। इसका मतलब जहां जहां तुम्हारा ये 7 आ रहा है, जहां जहां ये 7 आंसर आ रहा है, वहां पे क्योंकि मेरे पास n है, ये n है यहां पे, जिसको मैं 100 एज्यूम करके चल रहा हूं अभी, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, दैट इज log 2n एंड दैट इज द c। ठीक हो गया यहां तक ये, इतनी बार चलेगा ये। इसका आंसर क्या है, 7 ही चाहिए था मुझे आंसर अपना। अब हम कहीं और भी प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखेंगे अभी इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, यहां क्या आया आंसर, सेम log 2, ठीक है, log 2n अगेन सील, देन वी हैव log 2n अगेन सील। तो ये 3 बार तो मेरा log 2n आ गया, और एक बार तो मेरा ये चलेगा, एक बार ये चलेगा, तो क्या आंसर आया
3 log 2n + 2। मैथमेटिकली फंक्शन ये बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? लॉग अप्लाई क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या लगेगा? लॉग ही लगेगा, उससे ही आंसर आएगा हमारा। एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, ठीक है? इतना आगे क्लियर? अब सामने देखो जी, अब मान के चलो कि अगर मेरे पास यहाँ पे n नहीं ले रहे हम, यहाँ पे ले लेते हैं जी 1024, एंड 1024 इज अ परफेक्ट, जो 2 के रेस टू पावर के अंदर आएगा। अगर मैं 1024 लेता हूं तो मुझे बताओ व्हाट इज आंसर? इफ आई एम टेकिंग 1024 व्हाट इज आंसर? थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, यहां मत डाल देना। अब देखो फर्क आ रहा है, या तुम गलत हो या वो गलत है, दोनों गलत हैं। 31 है पक्का? बाकी भी निकाल लेते हैं, एक बारी निकालो। चलो जी, तुम पे मेरा कोई भरोसा नहीं है अब। तुम्हारी या तो मैथ गलत है या तुम्हारी एडिशन गलत। ये 1 हो गया, ये कितनी बार चलेगा? 11 बार की 10 बार? 10 + 1 है कि 11 + 1 है? 10 + 1 है। ओके, मतलब तुम कह रहे हो जी +1 और 10 बार ये ट्रू के लिए चलेगा, यही कह रहे हो? टेस्टिंग कर लें? चलो जी, क्या बनेगी वैल्यू? इसकी ले लेते हैं वैल्यू, है ना? पहली बार तो ये 1 के लिए कंडीशन चेक करेगा, अगली बारी देन काउंट करो जी कितने हो गए। तुम्हारी काउंटिंग भी गलत है फिर तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 बारी ये ट्रू है, हाँ है ना? इस पे भी ट्रू होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो गया जी? 11, 10 नहीं है। और 12वीं बार जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2048 तो यहां पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, इसलिए +1 लिखा है। अगर 11 बार ही ट्रू है तो ये भी 11 बार चलेगा, ये भी 11 बार चलेगा, और ये भी। अब कितना आया आंसर? मैंने कहा ना तुम्हारी मैथ बड़ी खराब है। कितना है जी? 1 + 11 दैट्स 12, 13 + 22 इज कितना हुआ? अब मतलब ना तुम्हारा 32, ना तुम्हारा 34, ना तुम्हारा 31, कितना आ गया? 35। नाउ अगर तुम्हारे पास 35 एज आंसर आ रहा है और तुमने वैल्यू क्या डाली थी? 1024, तो हमारे पास इधर डालते हैं वैल्यू। मैंने इक्वेशन निकाल ली है, मुझे इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं थी अगर मेरी इक्वेशन सही है तो, पर मैंने इसलिए किया कि हम टेस्ट करते हैं हमने जो इक्वेशन निकाली सही है कि नहीं है। तो बोलो जी, log 2 1024 दैट्स 10। 10 का सील तो 10 ही रहेगा क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बना, तो 3 इंटू एग्जैक्टली कितना आया? 10 आया, और प्लस कर रहे हैं आप, दैट इज 2 कर रहे हैं। कितना आंसर आया जी? 32। तो अब वेरिएशन कहाँ आ रही है जी? नहीं, वेरिएशन कहाँ आई? वेरिएशन 3 की आ रही है यहाँ पे, और 3 फर्क तब डाल रहा है एग्जैक्टली जब आपके पास यहाँ पे सील लगा हुआ है, और 10 पे एग्जैक्टली सील वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ वहां 3 की वेरिएशन आई है। क्लैरिटी हो गई? अब मेरे लिए जब हम कंप्लेक्सिटी निकालते हैं तो कंप्लेक्सिटी को एनालाइज करने का एक तरीका है। देखो इसका आंसर आया 32, वैसे मैं निकालूं कितना आया? 35। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज पर कंप्लेक्सिटी, क्योंकि जब मैं बात करता हूं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की, जैसे एक सिंपल फंक्शन की बात करता हूं, कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट से बड़ा मैंने कह दिया जी लॉग। अगर मैं कहूं कि आपके पास, अब मैं थोड़ा मैथ्स में जा रहा हूं,
थोड़ा मैथ्स में जा रहा हूँ, तो कुछ समझ ना आए तो बता देना और मैं पूछूंगा आपसे। मैथ्स में फंक्शंस पढ़े हैं, फंक्शन पढ़े हैं, बहुत बेसिक फंक्शन चाहिए मुझे, ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं चाहिए। फंक्शन पढ़े सारों ने? कांस्टेंट फंक्शन जानते हो क्या होता है? क्या होता है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन की मुझे? इक्वेशन लिखा दे बेटा एक, कोई भी। x इक्वल्स टू 6 फंक्शन नहीं है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 कर दिया तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। 10 लिखूं, 6 लिखूं, 7 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। लॉग का फंक्शन क्या होगा कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया जी f ऑफ x इज इक्वल्स टू समथिंग log x, बेस में कुछ भी लूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरा क्या हो गया, log x का आंसर आ गया। अब कांस्टेंट फंक्शन बड़ा है कि लॉग फंक्शन बड़ा है? ध्यान से देखो, मेरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुन लो। कांस्टेंट फंक्शन एग्जैक्टली ज्यादा बड़ा होता है या आपका लॉग फंक्शन ज्यादा बड़ा होता है? मतलब उसका आंसर अगर हम निकालें तो आंसर किसका ज्यादा या किसका वैल्यू निकलेगी? x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो मैं यहां पे x की वैल्यू, दोनों केस में देख लो, मैं यहां पे x की वैल्यू लेता हूं जी, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं ना तभी निकाल पाएंगे। मानो मैं लेता हूं 1024 और इसका बेस में 2 कर देता हूं, ठीक है ना। इसका लिया जी 1024, यहां पे x की वैल्यू 1024 है, व्हाट इज आंसर? ठीक है जी, यहां मैंने 1024 कर दिया तो व्हाट इज आंसर? तो क्या कहूं, विच इज बिगर, लॉग वाला? इस केस में वैल्यू इफ इट इज 1024 तो इस केस में क्या कहूंगा, लॉग वाला बड़ा। अब मैं यहां वैल्यू कह देता हूं दैट इज 4, तो भी आंसर क्या है? लेट्स टेक समथिंग लाइक दिस। तो मैंने सबसे पहली वैल्यू 1024 ली है जी x की, और सबसे पहले मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूं, लॉग फंक्शन की बात कर रहा हूं। कांस्टेंट का आंसर क्या आया था? 6। लॉग का क्या आया था? ऑब्वियसली जो आपका लॉग है वो ज्यादा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। अब मैंने अगर x को 4 कर दिया, नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ कांस्टेंट? लॉग। अब कौन सा बड़ा दिख रहा है? तो मुझे एक रूल बनाना है। मैं क्या रूल बनाऊं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा? ऑब्वियसली x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने n लिया तो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, हर बार उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। बट अगर कोई मुझसे पूछता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो मैं उसे क्या जवाब दूं? ये कि n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा? कांट से नहीं, मैं कांट से पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक डेफिनेट आंसर है इसका। और डेफिनेट आंसर क्यों है? क्योंकि जब मैं n को देख रहा हूं तो आप n को देख रहे हैं एक मैथमेटिकल फिगर की तरह जो डलेगा और आंसर बताएगा। मैं जब अपने एल्गोरिथम में n को देखता हूं तो मैं देखता हूं जी डाटा की तरह। जैसे सॉर्टिंग करनी है मुझे, तो सॉर्टिंग में मैंने 10 एलिमेंट्स को लिया कि मैं सॉर्ट करूंगा, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक हो गया? सर्च करना है मुझे, 100 एलिमेंट से सर्च करना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। मैं ऐसे देखता हूं, मैं उस n को एज जस्ट मैथमेटिकल इंटीजर नंबर नहीं देखता। तो जब हम कंप्यूटर में या एल्गोरिथम में एनालिसिस कर रहे हैं ना, इस n का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब कि मैं किसको देख रहा हूं? डाटा को। अब आप मुझे बताओ कि आप 4 वैल्यूज को सॉर्ट करते हो और 6 वैल्यू को सॉर्ट करते हो, क्या तुम कभी भी उस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी निकालने के बारे में सोचोगे कि सर 4 को करने में इतना टाइम लगा और 6 को करने में इतना टाइम लगा? सोचोगे? क्यों? छोटी वैल्यूज हैं। जब छोटी वैल्यूज हैं तो आप एग्जैक्टली कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर मैं कहूं कि आपका डेटा है 10,000, तो अब मैटर करता है कि मैं किस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग करता हूं या किस एल्गोरिथम को लेकर सर्चिंग करता हूं। अब फर्क पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? डाटा बड़ा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है एल्गोरिथम को मैटर करेगा, पर छोटी वैल्यूज में फर्क। इसीलिए जब मैं इन फंक्शंस को देखता हूं तो मैं छोटी वैल्यूज पे कंपेयर नहीं करता, मैं इनको कंपेयर ही किस पे करता हूं? 1000, 2000, 10,000, 20,000 वैल्यूज पे, कि तब मेरे एल्गोरिथम का टाइम कितना लगेगा। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूं तो
जब मैं जितना लार्जर वैल्यू पे जाऊंगा, अब देखो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। मेरा डाटा ना इंक्रीज हो रहा, अभी 4 था, अब यूजर लालची हुआ तो उसने 1024 डाल दिया। अब वो कह रहा है कि नहीं अब तुम्हारा एल्गोरिथम इतना काम कर सकता है तो 10,000 और ले ले। अब 15,000 पे सर्चिंग कर, अब 20,000 पे सर्चिंग कर। तो जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मेरा कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट निकल रहा है, या चलो एफिशिएंट छोड़ो, इनमें से कौन ज्यादा बड़ी वैल्यू निकाल के देगा? लॉग वाला देगा कि नहीं? लॉग का आंसर ज्यादा आएगा और इसका आंसर कम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब लॉग जो कांस्टेंट फंक्शन है, इट इज लेस देन इक्वल्स टू लॉग एन कहना सही है कि नहीं है? अब एग्जैक्टली सही सर मैं कह नहीं सकता। एग्जैक्टली सर मुझे प्रॉब्लम क्या है सही कहने में, क्योंकि जब मुझे 4 को देखता हूं ना तो ये बात सही नहीं बैठती ना। अच्छा चलो 8 कर लेते हैं। अब ये 6 और ये अभी भी सर सही नहीं बैठ रही जो आपने लिखा है। देन 16 कर लेते हैं, कितना आया? 6 एंड 4, 32 कर लेते हैं, 6 एंड 5, 64 कर लेते हैं, दैट इज 6 एंड, मतलब सर यहां पे आप मुझे कह सकते हो 64 पे आप मुझे कह सकते हो कि आप सही कह रहे हो। इक्वल टू भी तो लगाया। 64 पे आप मुझे कह सकते हो कि सर ये बात सही है। 65 पे इससे ज्यादा बजाऊंगा तो इसका मतलब जब मैं दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर रहा हूं, जो मुझे एक कांस्टेंट फंक्शन दे रहा है और मुझे एक लॉग एन फंक्शन दे रहा है, तो मैं ये तभी कह सकता हूं व्हेन n is greater than or equals to something n naught. n naught मेरा वो वेरिएबल है that is 64 कह दो, वो पॉइंट जिसके बाद मैं कहूंगा ये इक्वेशन सही है। इससे पहले तो इक्वेशन सही नहीं है ना, तो मैं कहूंगा कि n की वैल्यू अगर 64 से बड़ी निकलती है या इक्वल होती है तो मैं सही कह सकता हूं। अब n की वैल्यू 65 होगी, सही कह सकता हूं। ये मेरा वो इनिशियल पॉइंट है जिसके बाद मैं कह सकता हूं कि आपकी इक्वेशन ये सही है। क्योंकि 64 से नीचे अगर मैं आपको कहूं, पूछूं ये, तो आंसर बोलोगे सही कि गलत? क्या बोलोगे? सही बोलोगे गलत बोलोगे? गलत बोलोगे, पर उसके बाद तो सही कहोगे ना। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ वी फाइंड आउट सम हाउ कि मेरा कौन सा फंक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक हो गया? पर अब छोटे और बड़े निकालने से मुझे कैसे पता लगेगा कि सर कम टाइम कौन सा लेता है और ज्यादा टाइम कौन सा लेता? कम टाइम कौन सा लेगा और ज्यादा टाइम कौन सा लेगा? अब वो देख लो। ये बना लेते हैं ग्राफ छोटा सा। अब इस ग्राफ में जो ये नीचे वाली वैल्यूज, नीचे वाला जो एक्सेस है, दिस इज फॉर n, दिस इज फॉर डेटा। और डेटा ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ये ले लिया जी 1, ये ले लिया 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। मैं ये इसलिए ले रहा हूं कि log 2n निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक हो गया? सो नाउ द कांस्टेंट वैल्यू इज 1। मैं इसको कह देता हूं जी f ऑफ समथिंग n, इसको कह देता हूं g ऑफ n। ठीक हो गया? डन है? और ये वाला एक्सेस है मेरा टाइम, दिस एक्सेस इज टाइम। क्लैरिटी हो गई? सो अगर मैं यहां पे 1 डालूंगा तो मैंने आंसर क्या निकाला था इसका? 6 निकाला था ना, कि क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ले लेते हैं जी 6, इसको 6 मान लेते हैं। कितना आया? ये तो ऐसे ही रहेगा, आया ना? इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। दिस इज माई f ऑफ n। अब चलते हैं जी अपने g ऑफ n पे। 1 पे क्या आंसर आएगा? log 2n। 1 पे क्या आंसर आएगा? 0। चलो यहीं रख लेते हैं, कुछ पॉइंट वाला भी आया तो यहीं रख लेते हैं। 2 पे क्या आएगा? 1। थोड़ा यहां कर लेते हैं, ऐसे जा रहा है जी। 4 पे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये 6 यहां टच कर गया। इसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा, है ना? मतलब अब जो एल्गोरिथम ज्यादा टाइम ले रहा है, क्या वो एफिशिएंट है, या जो एल्गोरिथम कम टाइम ले रहा है वो एफिशिएंट है? तो
अगर मैं कहूं कि जो मेरा यहां पे टाइम ले रहा है विच इज स्मॉलर फंक्शन, दैट इज मोर एफिशिएंट, दैट इज टेकिंग लेस टाइम, और जो ज्यादा लेगा वो मेरा एफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो ज्यादा टाइम ले रहा। बात समझ आई यहां पे तो कि नहीं आई? किसी को अभी भी एक कॉम्प्लेक्सिटी वाला कंसेप्ट थोड़ा सा समझ नहीं आया? हमने निकाला क्या? हमने 2 दिन से रेदर क्या सीख रहे हैं कि यार मैथमेटिकली निकालते कैसे। तो मैथमेटिकल फंक्शन निकाल लिया आपने। अब जब आपने फंक्शन निकाल लिया तो उससे क्या होगा? अब हम क्या ढूंढ रहे हैं कि यार इसको एनालाइज कैसे करते हैं। ये फंक्शन निकालना और कॉम्प्लेक्सिटी का रिलेशन क्या है आपस में? तो रिलेशन है टाइम का, कि मैंने 2 चीजें निकाली। पहला, कौन सा छोटा फंक्शन है, कौन सा बड़ा फंक्शन है। कांस्टेंट इज ऑलवेज लेस देन द लॉग अंडर दिस कंडीशन, और मेरे केस में एन नॉट क्या है? 64 है कि नहीं है? एन नॉट क्या मेरे लिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो फाइनली आंसर निकला मेरा। तो यहां तो अगर मैं एन की बात करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास ये इसकी बात कर रहा हूं, 64 में मैं सही कह सकता हूं, उससे कम में तो मैं सही नहीं कह सकता, और दिख भी रहा है मुझे। तो अगर मैं लॉन्गर ड्यूरेशन में सोचूं कौन ज्यादा टाइम ले रहा है, जो ज्यादा टाइम लेगा मतलब वो एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं है। अब तुम्हारा लीनियर सर्च ले लेते हैं। देखो तुम्हारे लीनियर सर्च की बात करते हैं। तुमने लीनियर सर्च में एक बेस्ट केस बनाया था। क्या बनाया था? क्या बनाया था? अब 4 को मैं कांस्टेंट फंक्शन ही कहूंगा, हाँ है ना। मान लो कि तुम लीनियर सर्च लगा रहे हो 1024 डेटा के ऊपर, तो तुम्हारा f ऑफ n क्या हो गया? दैट इज 4। f ऑफ 1024 क्या हो गया? दैट इज 4। और वर्स्ट केस क्या था? दैट इज 3n प्लस 2। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं जी f ऑफ n की बात करता हूं तो ये मेरे पास निकली इक्वेशन। अब ये कांस्टेंट है और ये कौन सी है? क्या कहते हैं इसको फंक्शन में? कौन सा है? लीनियर फंक्शन, लीनियर कहते हो ना। अब कांस्टेंट फंक्शन छोटा है या लीनियर फंक्शन छोटा है? ऑब्वियसली है ना। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए? n ग्रेटर देन होना चाहिए n नॉट। अब n नॉट बता दो क्या है इन लीनियर सर्च? n क्या है? डाटा। कितने डेटा पे काम कर रहे हो आप? तो एक ही डाटा है, एक ही डाटा है, तो आंसर क्या निकलेगा? तब भी तुम्हारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? 5, और यहाँ कितना आ रहा है? 4। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका और इसको मैं g कर देता हूं, तो तुम्हारे पास अगर एक ही डाटा है तो तुम्हारा जो f ऑफ n है वो तो 4 पे कांस्टेंट है, दिस इज f ऑफ n, और g ऑफ n क्या बन रहा है? वो तो शुरू ही 5 से हो रहा है, उसके पास वैल्यू ही 5 है। ठीक हो गया? 5 के बाद ये बढ़ेगा ना, कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही। मतलब से ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा ना। मतलब अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ की n की वैल्यू क्या है तो आप n नॉट क्या कह दोगे? n नॉट इज 1। 1 हुआ या 1 से कोई भी ऊपर डेटा हुआ, आपका बेस्ट केस हमेशा बेटर टाइम रिजल्ट देगा रेदर देन द वर्स्ट केस। इसलिए तो उसको बेस्ट बोल रहे हैं क्योंकि वो कम टाइम लेता है, इसलिए उसको वर्स्ट बोल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेता है। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा समझ आया कि जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस निकाल रहे हैं, यूनिट ऑफ टाइम निकाल रहे थे, उसका बेसिक फंडा क्या है? ये सारा मैं आपको थ्योरेटिकली लिखवाऊंगा अभी, पर पहले समझ लो कि जो हम कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है, उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बेस्ट केस वर्स्ट केस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये तो समझ आ गया। अब ये समझ आ गया कि जो हमने सीखा हम क्या निकालेंगे? फंक्शन। तो इसका मतलब मुझे ना एक टेबल याद होना चाहिए। वो टेबल क्या? कि कांस्टेंट फंक्शन से बड़ा कौन होता है? होते तो सारे ही बड़े हैं, पर इन सीक्वेंस कौन बड़ा होता है? लॉग वाले फंक्शंस। इससे बड़ा कौन होता है? लीनियर फंक्शंस। उससे बड़ा कौन मिलेगा? अगर कोई n log n फंक्शन आ गया तो वो उससे बड़ा होगा, राइट। उससे बड़ा कौन मिलेगा? दैट इज क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उससे बड़ा कौन हो जाएगा? कोई क्वाड्रेटिक के साथ ही आप log n ले लेते हैं तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया? ऐसे करते करते एंड में लिखवाऊंगा कि क्या है सबसे बड़ा। ठीक हो गया? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप फंक्शन जो बात कर रहे हो वो आपका फंक्शन कैसा है।
अब आप फंक्शन को देखकर पहचान जाओगे कि ये ज़्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हें फंक्शन बनाने आ गए। ये सुनो, तुम्हें फंक्शन बनाने आ गए। आई कैसे कि सर लीनियर फंक्शन है या लॉग फंक्शन है पता है, कांस्टेंट फंक्शन बनेगा पता है, तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें कितना टाइम लगेगा, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लैरिटी होगी यहाँ तक ये? अब एज अ प्रोग्रामर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? जो कम से कम टाइम ले या ज्यादा से ज्यादा टाइम ले? तो हमें कंप्लेक्सिटी किसकी निकालनी चाहिए, कम वाली की ज्यादा वाली? पर तुम कम वाली निकालोगे कैसे? तुम्हें क्या पता उससे भी कम कुछ है? नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे तो फिर तुम आ गए ना, लोएस्ट में 0 डालता हूं, आंसर इज ऑलवेज बेस्ट। फिर कल वाली गलती कर रहे हो। डाटा के साइज पे मैटर नहीं करता उसकी एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी। फिर सुन लो, डाटा के साइज पे मैटर नहीं करती उसकी कंप्लेक्सिटी। मैं तो डाटा को 1024 ही मान के चल रहा हूं। इस केस में कभी बेस्ट केस वर्स्ट केस नहीं बात करेंगे बेटा। क्लैरिटी होगी यहां तक? ये मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, फिर सुन लो ध्यान से। एज अ प्रोग्रामर जब आपको कोई क्वेश्चन सुनते हो जो दिया जाता है, क्या करते हो? क्या करते हो? मैंने एक क्वेश्चन बोल दिया, जी कि आपने एक एरे लेना है और उसे सॉर्ट करना है, बोल दिया क्वेश्चन। अब मुझे नहीं पता तुम क्या एल्गोरिथम लगाते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है एल्गोरिथम, क्या तुम्हें याद है, मुझे नहीं पता। पर तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा जब मैंने तुम्हें ये एल्गोरिथम बोल दिया टू सॉर्ट एन एरे? एरे 100 का है, 10 का है, मैटर नहीं करता, सॉर्ट करना है। क्या आता है दिमाग में? अच्छा, इतने तक तुम्हें पता है कौन सी होती है? पता है? पढ़ के जाओगे? चलो ठीक है, पढ़ लिया आपने। हमारे पास एटलीस्ट 15 से 20 सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं। अब तुम्हें कौन सी याद रहेगी या तुमने कौन सी पढ़ी है मुझे नहीं पता। बबल सॉर्ट, चलो जी, इनको कोई नाम पता है, मुझे भी नहीं पता वो क्या होता है बबल सॉर्ट, तो इनको पता है बबल सॉर्ट क्या होता है, ये वो अप्लाई कर लेंगे। और कोई? भाई एक ही अप्लाई करेगा, सारी अप्लाई कर देगा? नहीं, तू क्या अप्लाई करेगा बता? मर्ज सही है, ठीक है, इनको मर्ज सही लगता है। हाँ जी, और कोई जिसको नाम पता हो? अप्लाई नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ एग्जैक्टली आपसे एक सोल्यूशन पूछ रहा हूं कि आपके दिमाग में पहली चीज क्या आ रही है जब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं। हाँ जी, एनीवन एल्स? आता नहीं है तो पढ़ा तो होगा ही नाम। हाँ तो नाम ही बोल दो, तुम कौन सी अप्लाई करोगे? क्विक शॉर्ट करेंगे जी, ठीक है। और कोई? सिलेक्शन। मतलब अब तुम्हारा टारगेट क्या है? सर कंप्लेक्सिटी के खड्डे में, हमें तो सॉर्टिंग करनी है। किसी ने नहीं कहा कि सर मैं वो सॉर्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करूंगा जो कम से कम टाइम लेती है। अभी लेक्चर दिया 15-20 मिनट का मैंने इसके ऊपर, बोल भी रहे हो हम वो यूज करेंगे जो कंप्लेक्सिटी सबसे कम लेती है। पर किसी का आंसर यहां से नहीं शुरू हुआ कि सर हम वो देखेंगे, हम पढ़ेंगे, पर हम वो ढूंढेंगे जिसकी कंप्लेक्सिटी सबसे कम है। नाम गिना दिए कि हम मर्ज करेंगे जी, मर्ज सही लग रही है इनको, पता नहीं क्या सही लग रहा है मर्ज में, मैं जानूंगा तो उससे बाद में। क्विक लग रहा है जी, राइट, सिलेक्शन लग रहा है, बोल दिया। तो एज अ प्रोग्रामर जब प्रॉब्लम सुनते हैं तो हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं ना, हमें कंप्लेक्सिटी मतलब नहीं है। सर कंप्लेक्सिटी तो तब निकालेंगे जब एल्गोरिथम बनेगा। यहां तो क्वेश्चन सुनते ही अगर बोल दिया जाए कि इंटरव्यू है और क्वेश्चन दे दिया, कंप्लेक्सिटी नहीं आती सर दिमाग में। क्या आती है? निकल जाए सॉल्यूशन, दिखा दें ये सॉल्यूशन है और अगला बोल दें कि वाह क्या सॉल्यूशन है, बस इतना आंसर चाहिए हमें। हम कंप्लेक्सिटी सोचते ही नहीं दिमाग में। इसका मतलब कि सबसे पहले हमारा टारगेट होता है एल्गोरिथम का, हाँ या ना? इसके बाद हम सोचते हैं कि कोई हमसे पूछ लें कि बेटा आपके एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी क्या है, अब हम निकालेंगे। अगर ये सॉर्टिंग है तो क्या कोई बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है, एवरेज केस है, फिर हम निकालेंगे। पर एल्गोरिथम तो होना चाहिए जिसकी निकालनी है। एल्गोरिथम ही नहीं है, मैथमेटिकल फंक्शन नहीं बनेगा। मैथमेटिकल फंक्शन नहीं बनेगा तो कंप्लेक्सिटी नहीं निकलेगी कि बड़ा है कि छोटा है। स्टेप्स तो यही है मेरे, तो पहले तो नहीं दिमाग में आएगा ना। अब सपोज किसी ने सारा काम कर भी दिया,
उसको पता भी लग गई कि उसकी कंप्लेक्सिटी कुछ 3n² निकल रही है, आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता भी लग गया। अब क्या तुम्हारी इक्वेशन इससे छोटी हो सकती है? कैसे पता, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? इससे छोटी हो सकती है। तो वो फालतू की चीज ढूंढनी पड़ेगी, हाँ है ना। फालतू क्या कर रहे होगे तुम? सर एक्स्ट्रा वेरिएबल ही हटाए होंगे मैंने। एक्स्ट्रा वेरिएबल लगाकर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्क, कांस्टेंट टाइम में फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ एल्स से फर्क नहीं पड़ता। आप जितना, अब आप पिछले की सारे लेक्चर देख लो जो आपको पिछले दिन ही करवाया। जब आपने इफ एल्स किया था, क्या था? कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम निकला था। हमने सिम विदाउट इफ एल्स किया था स्टार्टिंग, तो भी कांस्टेंट टाइम। हमारा ये लीनियर लॉग एन आया तभी जब लूप आई, बगैर लूप के तो था ही नहीं हमारा कुछ ऐसा पंगा, था कुछ? लूप आई तभी तो वो एन आया, वो एन आया तो लीनियर बनी, या क्या बना? लॉग एन बना। उससे पहले तो था ही सारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई मेरी बात समझ की नहीं आई? तो मेरा क्वेश्चन यहीं से आता है कि आप इससे रिड्यूस कैसे करेंगे? आपको क्या पता इससे भी कम कोई सॉल्यूशन है या नहीं है? कर लो, ट्रू या फॉल्स ही होगी। अब तो लूप की इक्वेशन तो ये बनेगी ना, बेस्ट केस वर्स्ट केस निकल सकता है, पर इक्वेशन तो ये बनेगी ना, हाँ है ना। फिर तो लूप चल रही होगी तभी तो ब्रेक किया होगा, और ब्रेक तभी किया होगा जब तुम्हारी सॉर्टिंग हो चुकी होगी। तुम अपने एग्जिस्टिंग, और मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बाद ना तुम उसको देखना नहीं चाहते कि वो सॉल्व कैसे हो गया, बिल्कुल देखना नहीं चाहते। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो निकल गया ना, बढ़िया है सर, सर 1 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेगा ना तभी बढ़िया है सर, नहीं देखना चाहते। पर दोबारा कब देखोगे? जब किसी के सिस्टम पे वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तब तुम सोचोगे कि क्या मेरे पास कोई एल्गो नंबर 2 है जिसको मैं अप्लाई करके ये कंप्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकता हूं। फिर सोचते हो। पर मेरा क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ था ना कि मुझे क्या पता जो मैंने किया है वो बेस्ट है, क्या पता इससे बेस्ट हो ही ना। हो सकता है ऐसा कि तुमसे गलती हो गई कि तुमने बेस्ट निकाल दिया, पर ऐसा हो सकता है कि तुमने जो निकाल दिया सॉल्यूशन उससे बेस्ट ना हो। पर क्वेश्चन है कि मैं प्रूव कैसे करूंगा कि बेस्ट उससे नहीं है। तो मैं अपने एल्गोरिथम की जो कंप्लेक्सिटी निकालता हूं, तो आपने देखा हुआ है कि हमेशा क्या निकालते हैं हम? बिग ओ निकालते हैं ना, निकालते हैं बिग ओ, ओ ऑफ एन लिखते हैं कि नहीं? ओ ऑफ एन स्क्वायर। व्हाट इज दिस ओ? ये ओ क्या बताता है? ये वर्स्ट केस नहीं है, वर्स्ट केस तो अलग चीज है। बिग ओ बताता है कि आपके एल्गोरिथम को मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है। मतलब मैं एक बच्चे को यहां खड़ा कर देता हूं, तो मैं उसको बोलता हूं बेटा हाई जंप मार, मैक्स कितना कर सकता? पता नहीं। हाई जंप ऊपर को मारनी है, आगे नहीं मारनी, ऊपर रहनी। जहां खड़े हैं वहीं पे एग्जैक्टली हाई करेंगे आप। भाई ऊपर छत होती है, दीवार नहीं होती। तुम दीवार दीवार बोली जा रहे हो, फंडे तुम्हारे ठीक नहीं है। हाँ जी, छत पे आ सकते हैं, कितना? उससे ऊपर नहीं जा सकते। मतलब सोचो ना, दरवाजा इतने ही बड़े क्यों है, इससे बड़ा क्यों नहीं है? 6 फुट का अगर दरवाजा है एग्जैक्टली, तो 7 फुट का क्यों नहीं बनाया? 9 फुट का क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं होता? होते हैं। अब तुमने नहीं दरवाजे देखे तो तुम्हारी गलती है।
भाई एक घर का मेन डोर देखा किसने? वो लंबे चाहे 7 या 8 फीट का है पर चौड़ा काफी बनाते हैं। अब क्या बोलेगा? हाँ, तो भाई सामान की भी तो इंपॉर्टेंस है। तू नहीं रहता सिर्फ अकेला घर में, सामान तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बनाया था दरवाजा बड़ा। क्लैरिटी हो गई? मतलब मैं दरवाजा किस हिसाब से बनाऊंगा सोच के कि मेरा कितना बड़ा सामान आ सकता है। अब क्या उतना बड़ा सामान आएगा? गारंटी है? क्या 7 फीट का दरवाजा हाइट में बनाया तो 7 फीट का बंदा आ सकता है? क्या पता मैं जानता भी ना हूं किसी को, क्या पता जिंदगी में कोई ना आए। बट मैं एक मैक्स सोचे चलता हूं ना, तभी हम बिग ओ को हमेशा कहते हैं दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन। मतलब मेरे एल्गोरिथम का एक फंक्शन जा रहा है, देखो जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये फंक्शन यहां जाके थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, और एक लेवल पे आके नीचे भी गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर अब ये मैक्सिमम कितना गया? मैक्सिमम ये गया, इससे ऊपर नहीं जा सकता सर। ये आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, अब डेटा जितना मर्जी बढ़ा दो, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो मेरा अपर बाउंड ये कैलकुलेट करता है कि जो आपके एल्गोरिथम की फंक्शनैलिटी है वो इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो वो कौन सा पॉइंट है जिससे ऊपर नहीं जा सकता? मेरा बिग ओ वो बताता है। ये कोई वर्स्ट केस नहीं बता रहा, ये कोई बेस्ट केस नहीं बता रहा, ये क्या बता रहा है? अपर लिमिट। क्या बता रहा है? अपर लिमिट। बात समझ आ रही है? हमने ये कहा था कि हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, और एसिम्प्टोटिक के अंदर एक होता है जी दैट इज कॉल्ड बिग ओ, एक होता है बिग ओमेगा, और एक होता है बिग थीटा। तो बेसिकली ओ मुझे क्या बताता है? दैट इज अपर बाउंड क्या है आपके फंक्शन का, जिससे ऊपर ये नहीं जा सकता, ये बताता। अब क्या मुझे ये जानने की जरूरत है कि मेरा फंक्शन का अपर बाउंड क्या होगा? बिल्कुल जानने की जरूरत है कि मेरा एल्गोरिथम वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेटा के ऊपर भी कितना टाइम ले सकता है। पता होना चाहिए ना कि मेरे सिस्टम की कैपेबिलिटी कितनी है। ये होता है अपर बाउंड। अब जैसा मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारा एक एल्गोरिथम निकल आया, तुमने निकाल दिया 3n², क्या तुम्हारा एल्गोरिथम इससे छोटा हो सकता है? इससे कम कॉम्प्लेक्सिटी का हो सकता है? हो सकता है? पता नहीं सर, डिपेंड करता है हम पे, हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। सेकेंडली हम निकाल सकते हैं तब जब होगा, हाँ है ना, निकाल तब सकते हैं जब होगा। अगर नहीं हो सकता तो निकाल भी नहीं पाएंगे जितना मर्जी ट्राई कर लें। तो वो हम कैसे पता लगाते हैं? वो लगाते हैं ओमेगा से, कि ये हमें बताता है जी लोअर बाउंड, कि देखो तुम्हारा जो फंक्शन है ना, तुम्हारा फंक्शन ऐसे जा सकता है, ऐसे ऐसे जाके ऐसे भी गिर सकता है। कितना गिरेगा नीचे? जितना नीचे गिरेगा मतलब कम टाइम ले रहा है। तो अब अगर इससे नीचे नहीं गिर सकता, ये ऊपर ही रहेगा बस। तो मैंने अगर इस पॉइंट को या इस पॉइंट को देख लिया कि इससे नीचे नहीं जा सकता, वो पॉइंट भी इसके इक्वल हो सकता है या उससे ऊपर हो सकता है, पर उससे नीचे नहीं जा सकता। ये पता लगाना है तो मुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा, बिग ओमेगा निकालना पड़ेगा अपने एल्गोरिथम का, कि मुझे पता लग जाए कि अब मेरा इससे कम एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती। क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब क्या हो गया? बिग ओ क्या बता रहा है? अपर लिमिट, और ओमेगा क्या बताएगा? लोअर बाउंड। तभी इसको हम लोअर बाउंड कह देते हैं। इट इज लोअर बाउंड, बेसिकली इट इज अपर बाउंड। तो अपर और लोअर पता लग गया मुझे कि अगर मुझे कोई निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? अपर बाउंड या लोअर बाउंड। और मैं लोअर बाउंड पे ध्यान नहीं देता, मैं पहले ये ध्यान देता हूं कि मेरे पास जो बिग ओ है वो कितना जा रहा है। इसलिए तुम जितने भी एल्गोरिथम के अपनी बुक्स में देखोगे, मोस्टली को क्या निकालते हैं? बिग ओ निकालते हैं। वो वर्स्ट सिनेरियो देखते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ग्रोथ हो सकती है, उसको रिड्यूस करना है मुझे, उसको रिड्यूस करना ताकि अपना काम कर सकूं। क्लैरिटी होगी यहाँ तक? बिकॉज ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? डाटा के ऊपर।
डाटा कितना जाता है, कैसा डेटा जाता है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ये सारी चीजें हम बात करेंगे वन बाय वन और प्रैक्टिकली बात करेंगे आपके एल्गोरिथम से। इसलिए मैंने अभी सिर्फ सर्चिंग के 2 एल्गोरिथम पढ़ाए हैं और मैं ये कम्प्लेक्सिटी उसके बाद ही टॉपिक टच कर रहा हूं कि पहले समझ जाओ कि कम्प्लेक्सिटी का मेजर फंडा क्या, फिर आगे बात करेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आ गया जी बिग थीटा। सर अगर अपर लोअर निकाल लिया तो ये क्या करेगा? इसे कहते हैं टाइट बाउंड। क्या कहते हैं? टाइट बाउंड। बेसिकली थीटा कुछ नहीं है। थीटा क्या कहता है? थीटा क्या कहता है कि आपका एक ऐसा फंक्शन बताओ जो इसकी लोअर और अपर को डिफाइन कर देगा। आपका एक ऐसा फंक्शन मतलब थीटा वाला फंक्शन निकालना है तुमने, जिससे तुम्हारा एल्गोरिथम ना इससे ऊपर जा सकता ना इससे नीचे जा सकता। ये बताता है मुझे बिग थीटा। निकालना सारे सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, पर समझ आया कि नहीं आया? तो ये एग्जैक्टली थीटा क्या बताता है? टाइट बाउंड बताता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये अपर और लोअर दोनों बताता है। मतलब किसी को अगर बिग थीटा निकालना है ना तो उसको पहले बिग ओ निकालना पड़ेगा और फिर बिग ओमेगा निकालना पड़ेगा, फिर बिग थीटा के फॉर्मूले में डालूंगा तो निकलेगा इसका आंसर, वरना आंसर नहीं निकल सकता। ठीक हो गया? तो इसको निकालने के लिए ये दो तो निकालने ही पड़ेंगे। ये आपका बिग थीटा है। समझ आया ये बाउंड्स है क्या, कर क्या रहे हैं, ये नोटेशंस बता क्या रही हैं? ये वर्स्ट और बेस्ट केस कुछ नहीं बता रहे, ये आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपके एक फंक्शन की ग्रोथ, इसे ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ कितनी हो सकती है और आपका एक फंक्शन श्रिंक कितना हो सकता है। तो ऊपर जाना ग्रोथ हो गया। अब जिसकी जितनी ग्रोथ होगी मतलब वो एफिशिएंट है कि नॉन एफिशिएंट है? एफिशिएंट नहीं है जी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेगा तो एफिशिएंट नहीं है। जितना नीचे टिप रहेगा वो जितना नीचे रहेगा वो क्या रहेगा? एफिशिएंट रहेगा। आई बात समझ की नहीं आई जी? नहीं, क्योंकि आप खुद देखो, अगर ये बेस्ट और वर्स्ट बताते तो आपके पास बिग ओ जो निकलता है उसी में आपका एक बेस्ट केस होता है और बिग ओ में क्या निकलता है? आपका वर्स्ट केस भी निकलता है। तो ये वर्स्ट और बेस्ट नहीं बता रहे, क्योंकि आपको आपका फंक्शन कितना लोअर जाएगा ये वो बता रहा है। दैट इज नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट केस। क्लियर हो गया? तो अब जब इसको और डिटेल में बात करेंगे तो उसमें क्लैरिटी होगी कि बेस्ट वर्स्ट और अपर लोअर में फर्क क्या है। ठीक है, अभी समझ आया कि नहीं आया ये? राइट। अब मान के चलो कि मैं एक सॉर्टिंग कर रहा हूं, ध्यान से मेरा केस सुनना। मैं किसी डाटा की सॉर्टिंग कर रहा हूं और वो डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब ये बेस्ट केस है या वर्स्ट केस है? एल्गोरिथम डिपेंड करता। ऐसा क्यों? ओके, हाँ जी, एनीवन एल्स? ये तो कह रहे हैं एल्गोरिथम डिपेंड करता, बाकी कहते हैं डाटा सॉर्ट करना चाहता हूं पर ऑलरेडी सॉर्टेड है। बेस्ट है कि वर्स्ट है? बेस्ट लग रहा है ना? बेस्ट क्यों लग रहा है? बेस्ट क्यों लग रहा है? चूं 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 करने आवाज आ रही है, कोई क्लियरली तो बोल लो। बेस्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑलरेडी, क्योंकि तुम्हारी आंखें हैं भाई, तुम्हारी आंखें, तुम देख पा रहे हो सॉर्टेड है। एक कंपाइलर को क्या बताओ सॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड है? वैल्यू कौन डाल रहा है? यूजर या तुम? उसे क्या पता सॉर्टेड है या नहीं है? जैसा एल्गोरिथम होगा, मतलब अब सोचो, तुमने एल्गोरिथम कुछ तो पढ़े होंगे सॉर्टिंग के। कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम ये चेक करता है सॉर्टिंग करने से पहले कि सॉर्टेड है कि नहीं है। तो तुमने कैसे बोल दिया? तुमने कैसे बोल दिया? और अगर चेक करेगा तो लूप चलेगी, और लूप चलेगी तो फिर लीनियर फंक्शन बनेगा, क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, लॉग भी बन सकता है। जब बनेगा तो फिर वो कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमेशा सॉर्टेड होना उसके लिए क्या हो? बेस्ट हो। और ये सही है जी कि डिपेंड किस पे करेगा? एल्गोरिथम पे। क्लैरिटी होगी कि नहीं होगी? मतलब सर्चिंग वाला फंडा नहीं है कि पहले मिल गया तो जी आपके लिए बेस्ट केस हो गया, अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो बेस्ट केस हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। कई एल्गोरिथम के लिए यही वर्स्ट केस है कि वो सॉर्टेड है, यही वर्स्ट केस है कि वो क्या है? सॉर्टेड है।
आई थिंक इट्स क्लियर। तो कंसेक्यूटिव डेज में रिकर्शन रिवाइज कर लेना, कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम में रिकर्शन को भी अप्लाई करेंगे। ठीक है जी यहाँ तक, चलिए, थैंक यू।